बाल काला हो जाते तब हाँ सर, हाँ पास से वीडियो बनाता हूँ। हाँ हाँ, स्माइल वाला रहना चाहिए, रोने वाला बिल्कुल नहीं पसंद आता। हाँ वीडियो तो वापस कर दी ना, समझ में आवे तो वापस कर दी। अच्छा अच्छा, हाँ तो देख ले हो जाए, ठीक है। हाँ ठीक है, देख ले पानी की यहाँ देख समझ में बस पानी की समझ नहीं लागत है कि ठीक है नहीं जाएंगे चल जाएगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता सिंह जी आ रहे हैं, अध्यक्ष जी का आपको खड़े होना पड़ेगा। सफेद वाली से ये वाला देख लें, ये वाला ये चालू, हाँ चालू सफेद। आइए इसमें आ जाइए, चलो। हाँ इसी पे आ जाइए। हेलो हेलो, हाँ यहाँ आ जाइए। सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री सीता सिंह जी एवं प्रमुख सचिव महोदय, आज हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं और उनके ही सत प्रयासों से हम लोगों को विधानसभा की कार्य परिषद में ये सब कार्रवाई देखने का अवसर प्रदान हुआ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जब पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बने और रीवा में उनका आगमन हुआ तो राजनिवास में पत्रकारों के बीच उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग सब एक बार विधानसभा आएं और कार्रवाई को देखें, और मैं विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए आप पत्रकारों के लिए कुछ करना चाहता हूं। अभी उनका हम लोगों को निर्देश मिला और जनसंपर्क के माध्यम से हम लोगों को जो सूचना मिली उसी के आधार पर हम रीवा और सतना के सभी पत्रकार उनके आदेशानुसार विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए आए हुए हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्देश का मैं पालन करते हुए हम सब लोग यहाँ पे शरीक हैं। मैं उनसे अपनी एक गुजारिश जरूर करूँगा कि भोपाल में पत्रकारों को सरकारी आवास मिले हुए हैं, लेकिन जब रीवा के पत्रकारों की बात आती है तब बहुत सारे नियम कानून कायदे आ जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पत्रकारों के हित में पत्रकार सुरक्षा के साथ आवास की भी व्यवस्था अगर एक भी पत्रकार लोग को भी कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं पत्रकारों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग इतने बड़े भवन में और बिंद से आप नेतृत्व कर रहे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप आशीर्वचन के रूप में हम लोगों को दो सकते। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री सीता सिंह जी पहले अपना उद्बोधन देंगे, फिर इसके बाद में माननीय अध्यक्ष। माननीय मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी, प्रमुख सचिव महोदय, विधानसभा के अधिकारीगण,
उपस्थित रीवा और सतना से पधारे पत्रकार साथी, परंतु धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का, जिनने आज मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर दिया। मित्रों, पत्रकारिता लोकतंत्र का जैसे जैसे ताकतवर होती जा रही है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोकतंत्र का आधार है सूचना। बिना सूचना के लोकतंत्र नहीं चलता, और सूचना का आधार है पत्रकारिता। तो आप इस चौथे स्तंभ के, तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, वास्तव में धीरे धीरे करके सबसे मजबूत स्तंभ हो गया। आपकी जागरूकता, आपके विषयों को लेकर के निरंतरता इस लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक हो रही है। शासन और प्रशासन को एक तरह से जागरूक भी कर रही है और समस्याओं के बारे में अवेयर भी कर रही है। आज आप सब यहाँ भोपाल आए, इसलिए आप सबका स्वागत है। मुझे भरोसा है कि हम सब अपने अपने स्तर पर काम करते हुए, अपने अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए न केवल भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, एक नए भारत का, एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करने में भी हम सब सहायक होंगे। आप सभी को धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष का पुनः। अभी आप सभी लोगों ने माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी के उद्बोधन को सुना। उन्होंने पत्रकारिता क्या है, पत्रकार का क्या काम है, उनने संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखी। मैं अब चाहूँगा कि सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय विस्तार से हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दें, ताकि हम लोग जब यहाँ से जाएं तो हम लोगों का जैसे पूरे रास्ते में एक हंसते और खेलते हुए पूरा सफर कटा है। तो आपके अभी प्रवीण भाई ने बोला कि प्रमुख सचिव महोदय भी दो शब्द हम लोगों को। सबसे पहले तो मैं हमारे पूर्व पीठासीन अधिकारी हमारे बड़े भाई सीता शर्मा जी को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे छोटे से आग्रह को स्वीकार करके और यहाँ पर हम सबके बीच में आए। हमारे DS साहब यहाँ पर रीवा सतना के हमारे पत्रकार हैं। वाकई में आपका कार्य बहुत चैलेंजिंग है। जैसा भी रमाकांत जी कह रहे थे कि सुरक्षा भी एक संकट है, वो हमारे सामने है, क्योंकि हम जब रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, कोई खबर लेने जाते हैं, और आजकल जो समाज के अंदर जो स्थितियाँ हैं, समाज के भीतर जो एक तरह से कुरीतियाँ या प्रकृतियाँ आई हैं, उनके कारण कुछ हिस्सा वो आक्रामक बहुत हुआ है। मसलन आप अवैध है तमाम कारोबार के बारे में लिखें तो जीवन के लाले पड़ जाते हैं। और कई बार तो देखा गया है कि पत्रकारों के दिखाओ को जीवन से हाथ धोना पड़ा। कई जगह इस समय जो बड़ी मुहिम चलती है बालू वाली, उसमें आपकी बड़ी भूमिका बहुत लिख रहे हैं, खोज कर लाते हैं, और वहाँ तो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर चढ़ाए दे रहे हैं, जीप चढ़ाए दे रहे हैं। जब SP को नहीं छोड़ रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर को, तहसीलदार को नहीं छोड़ रहे हैं, तो पत्रकार के पास इतना सुरक्षा नहीं। SP के पास तो कम से कम उसके गार्ड है, उसके सिपाही लगे हैं, फिर उसके पास रिवाल्वर है, राइफल है, तमाम सारी चीज़ें। और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को जिस जिम्मेदारी के साथ आप निर्वहन करते हैं, तो वाकई में यदि मैं आपको ये कहूँ कि ये भूमिका अदा करने के लिए कलेजा चाहिए, वही आप में है। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात एक और छोटी सी कहना चाहता हूँ। कई बार पत्रकारिता में कहीं मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा, हमारे राजनीति के क्षेत्र में भी आज एक आम बात होती है। मैं रीवा में बात करता हूँ। गाँव में जब हम बच्चे चले गए थे तो लोग कहा रहा था मरे गए सब नेता चौरसा है, वो उसको क्लासीफाइड नहीं कर पाए। वो हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे कृत्यों से हमको देखकर उसको ऐसा लगता है कि सारे मापदंड एक ही समान
नीचे से लेकर के ऊपर तक वो करता है। उसी तरह से आपके क्षेत्र में भी यही, कई बार अच्छा लिखने वाले को भी उसी कोर्ट में ले जाकर के खड़ा कर दिया जाता है। इसके तरीके खोजे जाने चाहिए। हमारे क्षेत्र में भी हमारे बड़े भाई बैठे, इनके क्षेत्र में भी कहना चाहता हूँ, हम लोग के बीच में भी कई बार इस बात का प्रयास किया जाता है कि कम से कम लोग ये न कहें। और कई बार तो मैं विचित्रता के साथ देखता हूँ शर्मा जी, जब गांव के तो बुजुर्ग लगभग खत्म हो रहे हैं आज़ादी के पहले वाले, जो 17-18 साल के रहे होंगे, यदि गांव में हम जब जाते हैं और जब वो समस्या बताते हैं, साफ सड़क की समस्या, नाली की समस्या, बिजली की समस्या, या इस तरह की पुलिस की आक्रामक समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, तो एक भी बुजुर्ग कहता हुआ मिल जाता है इससे अच्छा अंग्रेजों का राज था। ऐसा मुझे लगता है कि चुल्लू और पानी में डूब के मर जाए। 75 साल की आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं, 75वें वर्ष में, यदि 70 साल के बाद भी हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि आज वो शौक से कह सके कि अंग्रेजों का राज चला गया, बहुत अच्छा हुआ, ये भी आदमी मिलता है तो बड़ा नुकसानदेह होता है। और ये सब हमको ये कहने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, नाव में छेद होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डूबना दोनों में। छोटा छेद होगा तो भी नाव डूबेगी, बड़ा छेद होगा तो भी नाव डूबेगी, समय का अंतर हो सकता है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसी प्रकार का छेद नहीं है, हमें ये प्रयास करना चाहिए। आपने आज कार्रवाई देखी विधानसभा से, एक पुस्तिका का प्रकाशन हुआ कल मैंने किया, अब उसमें आपने कई छापा भी है, कई लोगों ने छापा भी है, मुझसे भी कई लोगों ने सवाल किया, उसको कई बार तो बिना अध्ययन किए ही छाप दिया कि इन शब्दों को वर्जित किया गया है, मैंने इनको रोका गया है। तो मुझे खंडन देना पड़ा। एक अखबार वालों ने मुझसे पूछा कि साहब ये तमाम विधायक कर रहे हैं कि ये गलत रोका गया उनको। हमने कहा हमने रोका किसी को थोड़ी है, हमने तो इस बात का प्रयास किया कि विधानसभा में ऐसे कौन से शब्द वाक्यांश प्रयोग किए गए जिनको उस समय के पीठासीन अधिकारियों ने, चाहे ये रहे हो, चाहे नर्मदा प्रजापति रहे हो, चाहे कुंजीलाल दुबे से लेकर के यहाँ तक कि विंध्य प्रदेश के भी निकाले हमने। हमारे 1954 का विंध्य प्रदेश के वाक्यांश उसमें आए हैं, नागपुर विधानसभा के वाक्यांश उसमें आए हैं। उनको निकाल करके जिन पीठासीन अधिकारियों ने उसको निकाल करके बाहर किया, उसको विलोपित किया कार्रवाई से, उनका हमने संकलन किया, हमने शब्दों को रोका नहीं है। और इस पुस्तिका को देकर के ये प्रयास किया कि इसको अध्ययन करके आप ये पाएंगे कि ऐसे संदर्भों में इन शब्दों का उपयोग हम नहीं करेंगे तो हम जो वहाँ बोलेंगे उसको विलोपन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ऐसा करके पर किसी ने पढ़ा नहीं, अभी ना पढ़े कह दिया कि साहब ये तो बड़ा गलत हो गया, ऐसा कर गया, ऐसा छप गया। हम इतना जरूर करेंगे कि अब इसमें जो वाक्यांश आए, जो शब्द आए, जिन शब्दों के बारे में है, अब फिर से मैं सर्च करा रहा हूँ और ये प्रयास कर रहा हूँ खुद कि इनमें से उन शब्दों को छांटूं, वो किसी संदर्भ में कहे गए। अब जैसे आप डाकू शब्द तो असरसदी नहीं है सर, डाकू का समूह भी असरसदी नहीं है। कोई डाकू का समूह छतरपुर के अंदर, ग्वालियर के अंदर है, जब वो शब्द का प्रयोग करते हैं तो असरसदी कैसे होगा? और हम मंत्रियों की तरफ इशारा करके कहेंगे कि डाकुओं का समूह बैठा हुआ तो असरसदी भी हो जाए। तो किस संदर्भ में कौन बात कही जाती, उससे उसका संसदीय होना, मर्यादित होना समझ में आता है। इसलिए इनको देकर के प्रयास किया कि ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करें, संदर्भ को विचार करते हुए उन शब्दों को चयन करते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता, ये करना चाहिए। और मैं कहता हूँ, मैं जो पत्रकार भाई हैं हमारे, बहुत मेहनत करते हैं, हम सब, हम कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बड़ा कोई भाषण देने वाला या मैं कहा जाता हूँ, और 2-3 चीजें मैं अपने जीवन में रखने का प्रयास करता हूँ। और इसीलिए प्रथम बार जब मुझे उसको आसंदी पर ले जाके बैठाया गया, शर्मा जी जिसमें बैठते थे, हमारे तिवारी जी बैठते थे, श्रीनिवास तिवारी बैठते थे, तमाम कुंजीलाल दुबे जी बैठते थे, उस आसंदी बैठाया गया तो मैंने एक बात कही, मैंने ये कहा था कि ये सामने आपने देखा और आज भी देखा होगा तो राजदंड रखा हुआ, दंड जिसको कहते हैं वो राजदंड है। राजदंड से क्या हुआ, उस आसंदी में बैठने के पास विधानसभा के भीतर की असीम शक्तियां प्राप्त होती, किसी को विलोपन करने का, रोकने का, ये सारी चीजें प्राप्त हुई। मैंने एक बात कही थी, एक राजा का किस्सा सुनाते हुए मैंने कहा था कि जब राजाओं का राज्य के जमाने में, जब उनका राज्यारोहण होता था तो उनके गुरु जाकर के मुकुट माँ पहनाती थी, जो राजमाता होती थी। ये तमाम लिखा, बड़ी की बात कर रहा हूँ, अपने दर्द से जोड़ नहीं रहा था, उसमें लिखा हुआ राज्यारोहण। तो जब वो राजमुकुट रखती थी तो उसके वो दंड देते थे और कहते थे कि हे राजन,
अब ये दंड तुम्हारे हाथ में है, जीवन मृत्यु तुम्हारे हाथ में। किसी को जीवन भी दे सकते हो, किसी को मृत्यु भी दे सकते हो। और जब वो दंड को प्राप्त करता था तब वो नीचे अपने जब गुरुदेव का पैर छूता था तो उसके पीठ में वो हाथ का थंब मारते थे और ये कहते थे, हे राजन, ये धर्मदंड है, तुम्हारे राजदंड से बड़ा धर्मदंड है, इतना याद रखना। उसी तरह से मैंने ये कहा, ये राजदंड मिला हमको, हमारी पार्टी ने दिया, हमारी सरकार की तरफ से जो मिला, और ये धर्मदंड देने वाला मेरे पीछे कोई नहीं है, तो मैंने उस धर्मदंड को अपने पीठ में स्वतः मार दिया कि इस राजदंड का हम मेरे सामने नहीं आवे, उस धर्मदंड को हमेशा। और मैं इस बात का प्रयास करने का करता हूँ, हो सकता नहीं कर पाऊँ, मैंने तब भी कहा, मैं ऐसा नहीं करता कि मैं कोई नाला नील हूँ, कोई राम सेतु का निर्माण में नहीं कर सकता, और कोई गिलहरी की भूमिका तो समाज के उत्थान में, समाज के काम में कर सकता हूँ। तो गिलहरी की भूमिका अदा करना भी, उसको आखिर नाम तो उसका भी दर्ज हो गया। क्या करती थी, पूछ में बालू ला करके झटक देती थी, इतने काम तो करती थी। तो ये छोटा भी प्रयास यदि हम करेंगे तो समाज के भीतर, कल मैंने एक बात कही कि वहां पर बोलते हुए मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ आपके सामने, हमारे समाज के भीतर वो कमलनाथ जी ने संस्कृत का विषय छेड़ा, इसलिए मुझे उसको कहना है। हमारे यहाँ तीन चीज है, तीनों शब्दों का ध्यान देना। हमारे यहाँ प्रकृति है, विकृति है और संस्कृति, तीनों के मापदंड अलग है। संस्कृत मतलब है कि वह प्रकृति है, मतलब कि आप अपना खाओ हम अपना खाएं, प्रकृति है, नियम है, नेचर है। विकृति का मतलब यह हुआ कि आप न खाओ, हमको खाने को मिले या न मिले, आपको नहीं खाने दूंगा, ये विकृति है। और संस्कृति यह है कि पहले आप खा लो, इसके बाद मैं खाऊंगा, ये संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, ये है संस्कृति हमारी, इस पर ख्याल रखने की आवश्यकता। और इसीलिए मैं कहता हूं, हम राजनीति करने वाले हमेशा सुबह का सूरज, शाम का सूरज इस तरह से एक तरह होता है, उसी तरह से एक भाव में रखना होगा, समग्र रूप से हमको देखना होगा, हमें परिवर्तन नहीं हो। दोपहर को सूरज तपता है तो सूरज की किरण देता है, हमें प्रकाश भी देता है, हमें ताप भी देता है, ऊर्जा भी देता है। यदि हम तपे, खुद को तपावे, उसको खुद तपना पड़ता है, कितनी भट्टियों, कितने करोड़ मेगावाट के भीतर सूरज तपता है, तब हमको ताप देता है। उसी तरह राजनीति में काम करने वाले को भी खुद को तपना पड़ता है, तब जाकर के समाज का काम कर सकता है। और शायद वो ये मनीषी हो गए हमारे राजनीति के भीतर, जिनके कारण हिंदुस्तान के भीतर हम सब हैं, उनके आदर्शों को पालन करना हम यही कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई विचारक नहीं हूं, मैं तो जो सुंदर रहता हूं उसी के बीच से कुछ बातें ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए। आज हमारे राजनीति में विकृति आई, मैं आप तक का नहीं कहता, हमारे यहाँ भी विकृति आई, हमारे यहाँ भी है। हम सब मिलकर के, अब आप देख रहे हैं, कल पुस्तक का विमोचन हुआ, आज कल जब विधानसभा शुरू हुई तो आपसे, आप नहीं थे शायद, आज तो थे, कल इससे और ज्यादा ठीक ठाक नहीं था। तो हमें अपने आचरण को ठीक करना पड़ेगा, और उस आचरण को मुझे, जब मैंने ये तय किया, कई वर्षों से हमारे विधानसभा के भीतर पुरस्कार वितरित किए जाते, तो मैंने सोचा कि इसको मैं फिर शुरू करूं, मुझे शुरू करना चाहिए। बहुत दिन से बंद है, 2008 से शायद नहीं, हमारे शर्मा जी ने प्रयास किया, नहीं कर पाए, तो मैंने इन्हीं का मार्गदर्शन किया। और मैंने अब तय किया कि इस बार दिसंबर में आते आते उत्कृष्ट जो हमारे विधायक हैं, उत्कृष्ट मंत्री हैं, हमारे उत्कृष्ट अधिकारी हैं, विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मचारी हैं, उत्कृष्ट पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग, प्रिंट मीडिया अलग, इन पांचों छह जितने 5 बनते हैं उन पुरस्कारों को वितरित करने का काम करूंगा, उनका सिलेक्शन करूंगा। और आपको कहना ये चाहता हूँ कि हमारे माननीय सीतासरण शर्मा जी कुछ चयन समिति के सभापति हैं, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, इसलिए मैं उनका, और ये मामूली बात नहीं है, वो भी चाहते कुछ कुछ विधायक में अपने को चयन कर सकते थे। तो मैंने कहा कि कई बार होता था कि बाहर के लोगों को ला करके कमेटी बनाई जाती थी, उस कमेटी के बनने के बाद उस अवसर नहीं देते, क्योंकि अपने को 4 दिन देखना, बैठ करके 5 दिन देखना, लगातार देखना, तब समझ में आएगा विधायक की उसमें मापदंड हमने तय किया है, कैसा बोलता है वो, कैसा आचरण करता है, कैसा दूसरे दल की प्रस्तुति क्या है, तो तमाम सारे विषयों को लेकर के उसमें हमका निर्धारण किया है। ये कौन देखेगा, बाहर का आकर के देखेगा नहीं। तो जब सीतासरण जी से बात की मैंने, ये तैयार हो गए, और हमने एक शर्त लगाई, इसके जो सदस्य होंगे वो अपने को चयन की जो अभ्यर्थी वर्ग है उससे बाहर करेंगे। अब वो साथ तैयार हो गए, अपने को बाहर कर लिए, वो हो गए डिप्टी स्पीकर हिना कामरे जी हो गई, और 2 लोग हो गए, देवेंद्र वर्मा जी हो गए, इस तरह से समिति बना वो विचार करें।
और विचार करके चयन करके उत्कृष्ट का। तो अब जब उत्कृष्ट विधायक हमको बनना है तो हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो किताबों में सब अभी आपको मिली होगी देखेंगे, केवल यही तरीका नहीं अपनी बात करने का। व्यंग में, साहित्य में व्यंग की जितने लहजे, जितने शब्द हैं, उसको उससे ज्यादा मारक कोई हो ही नहीं सकता। गाली से मारक ज्यादा है, गाली देकर के अपने को छोटा करना है। और उन शब्दों को चयन यदि हम करें कहने के लिए, तो उससे बड़ा व्यंग से उससे बड़ा तीर कुछ हो नहीं सकता। और वो छोटा जरूर लगे, कहते छोटा लगे पर घाव करे गंभीर, वो गंभीरता के साथ घाव करते हैं। हमें उस आचरण को करना चाहिए, क्योंकि जनता हमारी तरफ देखती है। और जैसे मैंने कहा कि ये जब हम कहते हैं, कई बार हम सब भाषण देते हैं, हम भी देते हैं, ये भी देते हैं और विधायक सब देते हैं। हमारे लिए लोकतंत्र का मंदिर हमारा विधानसभा लोकसभा है। यदि विधानसभा के भीतर हम जनता ने आने को अवसर दिया तो हम उसके पुजारी हुए। तो मंदिर की हालत बदसूरत नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी पुजारी ही करेगा, देख रेख करेगा। तो वहां पर श्रद्धालुओं की आस्था है, इसलिए मंदिर को ठीक करना। यहां पूरे प्रदेश की जनता की आस्था है यहां, इसलिए हमें ठीक करने की आवश्यकता। हम पुजारी बनकर के इस मंदिर को, इस लोकतंत्र के मंदिर को बचाने का काम करेंगे, तब जो आस्था जनता की हमारे प्रति है वो ठीक करना है। कई बार होता है, लोग कहते हैं कि साहब वो सब विधायक गड़बड़ है, विधानसभा गड़बड़ है, लोकसभा गड़बड़ है। हाँ गड़बड़, उसका मतलब क्या? विधानसभा बंद कर दे, लोकसभा बंद कर दे। एक्सीडेंट होने पर बस में, अभी हमारे चौराट से आने वाली बस पलट गई, 54 आदमी मर गए। तो क्या पूरे रीवा में बस बंद कर दे? ट्रेन में एक्सीडेंट होता, लोग मर जाते, बंद कर दे। अस्पताल में लोग मर जाते, अस्पताल बंद कर दे? नहीं, ये नहीं करना अपने को। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ये हमारी बस ठीक रहे, हमारी ट्रेन ठीक रहे, हमारे अस्पताल ठीक रहे, तो लोकतंत्र का मंदिर में आने वाले भी ठीक रहे। ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उस जनता को जागरूक करना पड़ेगा। तो जो हमारी आस्था के केंद्र को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वो विधानसभा के भीतर नहीं पहुंचे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर के काम करना है। मैं अपनी ओर से आपको भरोसा दे सकता हूं कि मैं आपके रीवा का हूं, विंध्य प्रदेश का हूं। मैं विंध्य प्रदेश के, हमारे रीवा के, सतना के पत्रकार बंधुओं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं जिस आसंदी पर यहाँ आकर के बैठा हूं, जो मुझे मौका मिला, मैं विंध्य के गौरव को, विंध्य के सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। मेरा इसीलिए मैंने संकल्प लिया। इन लोगों ने जो प्रतिष्ठा बनाई इस विधानसभा की, इसको जो एक पिलर की तरह खड़ा किया, इसको उसमें प्रयास ये करता हूँ कि खरोच नहीं आने दें। यदि खरोच आई भी है तो उसको प्लास्टर करके ठीक करने का काम करें। मुझे विश्वास है आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, आप सबका हमें हमेशा एक तरह से शुभकामना प्राप्त होगी, जिससे ये करने में हमें मजबूती प्रदान होगी। आप यहाँ आए, आपने देखा कार्रवाई को, और अभी तो मैं चाहता था कि सारे लोग आ जाए, बड़ी संख्या आई थी। बाद में मैंने उनसे कहा, हमारे जो PR वगैरह थे कि इतने लोगों को ले जाकर के कहाँ बैठाएंगे, तो हमने कहा कि एक काम कर लेते हैं कि पहले कुछ लोगों को निकालो, अगले सप्ताह में कुछ लोगों को और निकालेंगे। और एक भी पत्रकार रीवा सतना का नहीं रह जाए, CG का नहीं रह जाए, विंध्य का नहीं रह जाए, तो उसको अवसर विधानसभा आकर के उसे देखने का नहीं मिले। ये मेरा प्रयास होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको जो कहीं को रास्ते में कोई ऐसा लगा हो, कुछ असुविधा हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात को सुनाऊँ।